गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम न्यू मॉर्निंग चैनल के माध्यम से आप लोगों को कक्षा 10 की गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं लेकर आए हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हम कक्षा 9 में जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में पहले हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद हम वास्तविक संख्याओं पर जाएंगे। तो सबसे पहले आपकी बनती है प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं पहले ये समझ लीजिए। प्राकृत संख्याएं जब हम किसी समूह, कोई समूह है या बच्चों का समूह है, जब बच्चों के समूह में बच्चों की काउंटिंग करते हैं तब हम उनकी काउंटिंग प्रारंभ किससे करते हैं? एक से करते हैं। किससे करते हैं? एक से करते हैं। जब हम किसी की काउंटिंग करेंगे, बच्चों की हो या पेड़ पौधों की हो या किसी वस्तु की हो, तो उसका हम प्रारंभ करेंगे एक से। जब एक से जो संख्याएं प्रारंभ होती हैं उन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृत संख्याएं की परिभाषा ये हो गई, वह संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं वो सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कही जाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डाटा, इसके आगे बहुत सारी संख्याएं। ठीक है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए, पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जब संख्याएं, मान लीजिए यह प्राकृत संख्या आपकी हो गई, उसके बाद आगे संख्या 9 के बाद संख्याएं नहीं बन पा रही। 9 के बाद जैसे 10 है तो 10 में 0 आता है, तो जब तक 0 नहीं होगा तब तक 10 संख्या नहीं बन पाएगी। तो प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर दिया गया। प्राकृत संख्याओं में जब 0 को सम्मिलित किया गया तो उनका नाम दिया गया पूर्ण संख्या। तो जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से प्रारंभ होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डाटा, इसके आगे बहुत सारी संख्याएं। तो इतनी बात समझ में आई। प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो प्राकृत संख्याओं से पहले 0 को जोड़ दिया गया तो उनका नाम बदल गया, पूर्ण संख्याएं हो गया, जिसको इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। और इसको पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स W अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्याएं हो गई, प्राकृत संख्याएं हो गई। उसके बाद उन संख्याओं को एनालाइज किया गया तो उनमें कई कैटेगरी बन गई। उसमें जो है सम संख्याएं आती हैं, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर्स कहा जाता है। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं इनको पहले समझ लीजिए। सम संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं 2 से भाज्य होती हैं, जो 2 से भाग करने पर कट जाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसके आगे बहुत सारी संख्याएं। ये सारी संख्याएं 2 से भाज्य हैं, तो इन संख्याओं को सम संख्याएं कहा गया। अब बात आती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं। जैसे आपका 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस सारी संख्याएं, ये सारी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद आता है पूर्णांक। तो देखिए पूर्णांक किस तरह से बना। जब हम कोई, मान लीजिए कोई बिजनेस करते हैं, जब हम बिजनेस कोई करते हैं तो उसमें पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है। तो जब उन संख्याओं को लिखा गया तब उन संख्याओं को फिर कैसे लिखा जाए? जो पैसा आए उसको कैसे लिखें, जो पैसा हमारे पास से जाए उसको कैसे लिखें? तो उसमें कुछ निशान बनाएंगे। कौन से निशान बनाएंगे? प्लस माइनस के चिन्ह बनाएंगे। तो प्लस के वो चिन्ह बनाए, वो निशान बनाए गए उन संख्याओं में, मतलब प्लस के चिन्ह बनाए गए जो पैसा आता है। जो पैसा आएगा उसको प्लस में लिख दिया गया और जो पैसा गया उसको माइनस में लिख दिया गया, मतलब जो हमारे पास से चला गया। तो यहाँ पर जो पूर्णांक आपके आते हैं, जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, इनमें ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याओं को जोड़ दिया गया। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को जोड़ दिया गया
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इस तरह से ये सारी संख्याएं आपके पूर्णांक बन रहे हैं। तो 0 से इधर जो संख्याएं आपकी हैं ये ऋणात्मक संख्याएं कही जाती हैं, और जो 0 से इधर की जो संख्याएं हैं वो धनात्मक संख्याएं कही जाती हैं। और 0 ना तो ये धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इसके बाद आता है संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं कौन सी हैं? संयुक्त संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होते हैं, वह संख्याएं आपकी संयुक्त संख्याएं कही जाती हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, 6 है, 9 है, ये सारी संख्याएं आपकी संयुक्त संख्याएं, मतलब 2 या 2 से अधिक का गुणनखंड है तो वो आपकी संख्याएं कही जाती हैं संयुक्त संख्याएं। उसके बाद आभाज्य संख्याएं आती हैं। आभाज्य संख्याएं कौन सी? जिसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में। आभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड या तो 1 है या तो स्वयं संख्या है, या इस तरह से हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनको भाग करने पर या तो 1 से विभाजित होती हैं या तो स्वयं संख्या से विभाजित होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को आभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसी संख्याओं को आभाज्य संख्याएं कहा जाता है, जिनका जो 1 या स्वयं से भाज्य होती है उन संख्याओं को आभाज्य संख्याएं कहा जाता है। उसके बाद आता है परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर्स बोलते हैं। परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, इसकी परिभाषा हम इस तरह से कह सकते हैं कि परमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। वह संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके वह संख्याएं परमेय संख्याएं कही जाती हैं। तो यहाँ पर p/q के रूप में लिखा जा सके और q बराबर ना हो 0 के, अर्थात जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो सारी संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। अब इसकी पहचान क्या है? हम कैसे पहचानेंगे कि परमेय संख्याएं हैं? तो इसकी पहचान 2 तरह से होती है। पहली पहचान क्या होती है? कोई भी परमेय संख्या का है, जैसे मान लीजिए 25/3, 25/3। अब इसको हम जब भाग करेंगे 3 से तो 3/24, फिर 1 बचा, 3 × 9, फिर 3 × 9, 3 × 9, उसके बाद संख्याएं होंगी। अर्थात ऐसी परमेय संख्याएं होंगी जिसमें फिर दशमलव के बाद वही संख्या की पुनरावृत्ति होती है, वही संख्या बार बार आए। तो इस तरह की जो संख्याएं आपकी बनती हैं p/q के रूप में जो लिखी हुई है वो संख्याएं परमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। दूसरा पॉइंट एक ऐसी संख्याएं, ठीक है, जैसे जो मतलब दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए, जैसे कि मान लीजिए 25/2, जैसे 25/2, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 × 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 × 5 = 10, पूरा पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो 12.5 आया है 2 से भाग करने पर ये दशमलव के बाद पूरा पूरा ये आपका पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो ऐसी संख्या मतलब परमेय संख्या ऐसी होती हैं जो या तो भाग करने पर दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति हो या तो फिर दशमलव के बाद पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्याएं परमेय संख्याएं कही जाती हैं। अब फिर बात आती है अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? इसको इरेशनल नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। तो अपरमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो संख्याएं अपरमेय संख्याएं कही जाती हैं। तो अपरमेय संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन संख्याएं आती हैं? जैसे पाई भी एक अपरमेय संख्या है, √2, √3, √5 इस तरह की संख्या, ये सारी संख्याएं आपकी अपरमेय संख्या है। और एक तरह से इस तरह से समझ सकते हैं
आता है। अब हम पहुंचते हैं वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो परमेय और अपरमेय संख्याएं जो होती हैं उन्हीं को वास्तविक संख्याएं कही जाती हैं। जो परमेय और अपरमेय संख्याएं होती हैं वही संख्याएं वास्तविक संख्याएं कही जाती हैं। अर्थात वास्तविक संख्याएं वो हैं जो परमेय और अपरमेय संख्याएं हैं वही वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 पॉइंट और हैं इस चैप्टर में। तो पहला पॉइंट यह है, अब हम समझ चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो इसको इस तरह से एक बार फिर से समझ लीजिए, वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो परमेय और अपरमेय संख्याएं होती हैं वही वास्तविक संख्या कही जाती है। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि जो हमने अभी बताया था कि परमेय संख्या जो आपके पूर्णांक हमने बताया वो सारे पूर्णांक आपकी परमेय संख्याएं कही जाती हैं। कैसे? जैसे पूर्णांक आपके थे -4, -3, -2, -1, इसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये आपके क्या है? पूर्णांक है। अब इनको हम अगर परमेय संख्या बनाएं तो बन जाएगा। कैसे? हमको पता है कि परमेय संख्याएं जो होती हैं वो p/q के रूप में होती है, p/q के रूप में होती है। तो इन पूर्णांकों को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, -4 को हम /1 कर दें क्योंकि सभी पूर्णांकों के हर 1 होता है। तो यहाँ पर -4/1 हो गया, -3/1 हो गया। तो इस तरह से हम सारी संख्याओं को हम परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सारे पूर्णांक आपकी परमेय संख्याएं होती हैं। अब जो इसका पहला पॉइंट आता है, इस पाठ का पहला पॉइंट यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये क्या है पहले इसको समझ लीजिए। पहला पॉइंट है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक गणितज्ञ है जो कथन को जो सिद्ध करते हैं उन्हीं के नाम से उसको जाना जाता है। पहले हम प्रमेय का समझ लेते हैं। प्रमेय क्या है? प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन है जब हम समस्याओं को हल करने में प्रयोग करेंगे। विभाजन क्या है? विभाजन तो हमको पता ही है, जब हम भाग करते हैं वही विभाजन कहा जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 21 है, भाग करना है 4 से। तो 4 से हम इसको भाग करेंगे। देखिए 21 को, यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 21 में लगाएंगे, 4 × 5 = 20, 1 से इसको आया। तो ये जो आपका है ये आपका भाजक कहा जाता है, ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका भागफल हो गया और ये आपका शेषफल हो गया। ठीक है, हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम जब भाग करते थे, भाग करने के बाद हम उत्तर की जांच करते थे छोटी क्लास में। तो उत्तर की जांच हम कैसे करते थे? देखिए कि भाज बराबर भाजक पूरे भागफल प्लस शेषफल। इस तरह से हम उत्तर की जांच करते थे। तो इसको जो है अक्षरों में कन्वर्ट कर दिया गया। मान लीजिए जैसे जिस तरह से हमने 21 को 4 से भाग किया है, इसी तरह मान लीजिए कोई पूर्णांक है a और b, और b से भाग करना है a को। तो यहां पर देखिएगा b से भाग करेंगे a को, तो b से भाग किया गया a को, तो मान लीजिए यहाँ क्यों आया, यहां से इसको आपका r आ गया। तो यहां पर इसको जब यहां रखेंगे, भाज्य आपका क्या है?
भाजक क्या है b, भागफल क्या है q प्लस r। ये जो कथन बना आपका, इस कथन को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। ये छोटी क्लास में हम पढ़ चुके हैं, बस इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में आ गया होगा कि a बराबर bq प्लस r। इसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? है वही चीज। एल्गोरिथम का मतलब है एक श्रृंखला, किसी श्रृंखला, कोई श्रृंखला है स्टेप बाय, कोई मतलब हम जब काम करते हैं, कोई भी काम हो तो उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तब हम जा करके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसी तरह विभाजन भी है। जब हम भाग करेंगे तो उसके कुछ स्टेप होते हैं, उन स्टेप से ही एक श्रृंखला बन जाती है। तो उस श्रृंखला को ही एल्गोरिथम कहा जाता है, जिसमें प्रमेयिका का हम प्रयोग करेंगे। तो जो ये हमने बताया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इससे हम मासा निकालते हैं। HCF जो ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो अगली क्लास में हम आपको प्रश्नावली 1.1 हम आपको बताएंगे, लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।